साल 1644 मई का महीना, उत्तर पूर्वी चीन में एक किला, ठीक उस जगह जहां ये मशहूर दीवार पहाड़ों से उतरकर सीधे समंदर में जा मिलती है। इस किले का सबसे मजबूत दरवाजा एक आदमी के हाथ में है जिसका नाम है वू सानगुई। एक फौजी कमांडर है जिसकी पूरी जिंदगी इसका इकलौता काम यही है कि इस दरवाजे को बंद रखा जाए। इस दीवार के उस पार उत्तर में घास के बड़े बड़े मैदान हैं और इन मैदानों में सदियों से घुड़सवार खानाबदोश रहते आए हैं। ये पूरी दीवार इन्हीं खानाबदोशों को दूर रखने के लिए बनाई गई थी ताकि ये दक्षिण के गांवों और शहरों में तबाही न ला सके। 1644 की मई में इस दीवार का सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो सानगुई बुरी तरह फंसे हुए थे। उनकी पीठ पीछे राजधानी साफ हो चुकी है एक बागी फौज के हाथों। जिस बादशाह के वो सिपाही हैं वो अपनी जान दे चुका है और दीवार की दूसरी तरफ खड़ी है वही उत्तरी फौज जिसे रोकना इस दीवार का इकलौता पर्पस था। आगे दुश्मन, पीछे बागी, ऊपर कोई बादशाह नहीं। कई दिनों की उधेड़बुन के बाद वो सानगुई एक फैसला लेते हैं। वो उत्तर की उसी फौज को संदेश भेजते हैं और दीवार का वो दरवाजा जिसे बंद रखना उनका इकलौता कर्तव्य था खुद अपने हाथ से खोलते हैं। उस दिन जो हुआ उससे जरा गौर से देखिए। 2000 साल से जो दीवार सिर्फ इसी एक काम के लिए खड़ी थी, अपने सबसे बड़े इम्तिहान में वो नहीं टूटी, उसे खोला गया, भीतर से खोला गया। उसी आदमी ने खोला जिसका काम उसे बंद रखना था। ये दीवार दुनिया की सबसे मशहूर दीवार है और शायद इतिहास की सबसे महंगी नाकामी भी। 20 से ज्यादा पीढ़ियों ने, कई अलग राजवंशों ने 2000 साल इस पर मेहनत की। इसे बनाते बनाते लाखों मजदूर मारे गए, उनकी हड्डियां उसमें दफन हो गई और जब इसका सबसे बड़ा इम्तिहान आया तो ये दीवार एक दोपहर में ही हार गई। सवाल ये कि फिर लोग 2000 साल तक चीन की दीवार क्यों बनाते रहे? एक और सवाल ये कि एक नाकाम दीवार पूरी दुनिया में चीन की सबसे बड़ी पहचान, उसका सबसे बड़ा गौरव कैसे बन गई? इस वीडियो में हम चीन की दीवार की पूरी कहानी जानेंगे। इसको किसने बनवाया, क्यों बनवाया, इसे बनाने में कितनी जानें गई, बार बार ये नाकाम क्यों होती रही और फिर भी लोग इसे क्यों बनाते रहे। एक रोती हुई औरत का वो किस्सा आपको बताएंगे जिसके आंसुओं ने कहते हैं कि दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया था, और वो सवाल भी कि क्या ये दीवार सच में अंतरिक्ष से दिखती है जैसा आपने हमेशा सुना। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला। कहानी को सही से समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी बात आपको समझनी पड़ेगी और वो है चीन की ज्योग्राफी, उसका भूगोल। आज का चीन जहां है उसके बीच और दक्षिण के हिस्सों में बड़ी नदियां हैं, उपजाऊ जमीन है। यहाँ हजारों साल से लोग खेती करते हैं। जो 40 जनरेशन फार्मर वाली बात है भारतीयों और चीनियों को लेके, वो इन्हीं इलाकों को लेके कही गई है। एक जगह बसकर, गांव बनाकर, अनाज उगाकर, उसे गोदामों में जमा करके, पक्की बस्तियां, दीवारों वाले शहर, राजे महाराजे, एक स्टेबल दुनिया यहाँ आई जहां पानी है, चाइना का साउथ और ईस्ट। लेकिन इस उपजाऊ जमीन के ठीक उत्तर में अचानक सब कुछ बदलता है। वहां खेती लायक जमीन कम है, ऑलमोस्ट खत्म ही है, और वहां घास के लंबे लंबे मैदान हैं जिन्हें स्टेपी कहते हैं। यहाँ इतनी ठंड है, इतना कम पानी है, शुष्क है इलाका कि खेती नहीं हो पाती है। तो यहाँ के लोगों ने जीने का बिल्कुल दूसरा तरीका निकाला। ये सेटल नहीं होते थे साउथ की तरह, खेती कर नहीं सकते तो जानवर पालते थे, वो घास चरते हैं। क्या क्या, घोड़े, भेड़, बकरियां, और अपने जानवरों के लिए घास की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह इन्हें जाना पड़ता है। तो ना इनके पक्के घर, ना शहर, ना अनाज के गोदाम, सिर्फ इनके पास घोड़े और खुला मैदान। और यही वो घुड़सवार खानाबदोश थे जिनका जिक्र आगे कहानी में आएगा। तो दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया चीन में बसती थी और एक दूसरे से ये सटे हुए थे, और यही दिक्कत भी आई। स्टेपी में जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एक अगर बुरी सर्दी आ जाए, घास अगर न हो पाए गर्मियों में, जानवर मरने लगे, तो इन घुड़सवारों के पास एक ही रास्ता बचता था कि दक्षिण की तरफ घोड़े दौड़ाओ और खेती करने वालों के जो भरे हुए अनाज के गोदाम हैं उनको आप रेड कर लो। अब बिजली की गति से आते थे, लूटते थे और किसी फौज के इकट्ठा होने से पहले अपने घोड़ों पर वापस मैदानों में गायब भी हो जाते थे। जो स्टेबल लाइफ जीने वाले चीनी किसान थे इनका पीछा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस जो असीम खुला मैदान है उसमें जाकर इन घुड़सवारों से लड़ना इन किसानों के लिए मुमकिन नहीं था। तो ईसा से 7-8 सदी पहले
किसी ने एक तरकीब सोची कि एक लंबी दीवार खींचते हैं, ठीक उस लकीर पर जहां उपजाऊ जमीन खत्म होती है और घास के मैदान शुरू होते हैं। अब ये दीवार जो थी दुश्मन को हराने के लिए नहीं थी, सिर्फ उसको स्लो करने के लिए थी, ताकि घोड़े सीधे अंदर ना घुस आए, हमलावरों को कुछ ही दरवाजों से घुसकर आना पड़े और तब तक गांव वालों को खबर मिल जाए, एक ब्लॉकिंग फोर्स हो, वो उनको रोकने की कोशिश करे और जब तक कि ये सब होगा तब तक जो फौज है वो इकट्ठा हो जाए और लड़ सके। इसी एक सोच ने आगे चलकर दुनिया की सबसे लंबी इमारत को जन्म दिया। अब यहां एक बात साफ करना जरूरी है जो ज्यादातर लोग संभवतः नहीं जानते। हम चीन की दीवार बोलते हैं तो लगता है कि जैसे कोई एक दीवार होगी जो किसी एक राजा ने एक बार में बनवाना शुरू किया होगा, एक दो पीढ़ी में बना ली। ऐसा नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार जूलिया लवेल अपनी किताब द ग्रेट वॉल में लिखती हैं कि असल में एक नहीं, कई कई दीवारें हैं। अलग अलग सदियों में अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग जगहों पर दीवारें बनवाई, है ना, जिसकी बॉर्डर जहां थी, जिसको जहां थ्रेट लगता था। कुछ मिट्टी की दीवारें हैं, कुछ पत्थर की हैं। 2012 की सरकारी पैमाइश के मुताबिक जो अलग अलग समय में दीवारें बनाई गई, खाइयां, खंदकें, किले बनाए गए, तो कुल जो डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन है 21,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा बैठता है, यानी धरती के घेरे से आधे से भी ज्यादा। लेकिन जो मशहूर दीवार है पत्थर वाली, जिस पर लोग पिक्चर्स खिंचवाते हैं, मिंग डायनेस्टी में बनी, वो 8,500 किलोमीटर लंबी है। ऊंचाई जगह जगह इसकी अलग है, औसतन 5 से 8 मीटर, और चौड़ाई इसकी इतनी है कि 5 घुड़सवार इस पर एक साथ चल सकते हैं। ये आज के मेजरमेंट्स हैं। ईसा पूर्व 7वीं सदी में जब इस दीवार का पहला खांचा बना, तब चीन अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बटा था जो आपस में लड़ती थी। इनमें से कई रियासतें अपने अपने उत्तरी किनारे पर पहले से ही ऐसी दीवारें बना रही थी। हमने बताया आपको कि जिस जिसको थ्रेट लगता था वो नॉर्थ में दीवार बनाता था। फिर आज से करीब 2200 साल पहले एक राजा आया जिसने एक एक करके बाकी सब रियासतों को जीता और पहली बार पूरे चीन को एक झंडे के नीचे वो लेकर आया। इन्होंने अपने लिए एक नया खिताब भी गढ़ा, फर्स्ट एम्परर, पहला सम्राट। इस नाम के पीछे एक थॉट भी था। वो चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा दूसरा सम्राट कहलाए, फिर पोता तीसरा, और ये सिलसिला 10,000 पीढ़ियों तक चले, यानी एक ऐसी सल्तनत जो कभी खत्म ही ना हो। ये बात है ईसा पूर्व 2री सदी की, आज से 2200 साल पहले, इसलिए हमने कहा। इन्हीं फर्स्ट एम्परर, पहले सम्राट को इतिहास में किन शी हुआंग के नाम से जाना जाता है। इन्हीं से चीन में किन राजवंश की शुरुआत हुई और इसी नाम के साथ दीवार की कहानी का असली पन्ना खुलता है। पहला सिग्निफिकेंट, चीन के इस पहले सम्राट के मन में ख्याल आया कि उत्तर में बिखरी पड़ी इन तमाम अलग अलग दीवारों को आपस में लिंक करते हैं, एक लंबा फोर्टिफिकेशन बनाते हैं। देश एक हो जाने के बाद उत्तर के घुड़सवार हमलावरों की मुसीबत फिर भी बच गई थी, तो सम्राट ने अपने एक भरोसेमंद सेनापति को 3 लाख आदमी दिए, उसमें से कुछ सिपाही भी थे। इनको उत्तर की तरफ भेजा। इनके 2 काम थे, एक उन घुड़सवारों को मैदानों में और पीछे धकेलना, और दूसरा उत्तर में पहले से मौजूद उन तमाम बिखरी हुई पुरानी दीवारों को आपस में जोड़ना, एक लंबा फोर्टिफिकेशन बनाना। अब इन्होंने दीवार तो बनाई, लेकिन आपको समझना है कि ये वो दीवार नहीं थी जो हम आज देखते हैं, जो पॉपुलर दीवार है पत्थरों वाली। पहले सम्राट की दीवार ज्यादातर कुटी हुई मिट्टी की थी, जैसे मिट्टी के पहले घर बनते थे वैसे ही। आप अगर गांव से हैं, आपने इस तरह के घर बनते हुए देखे हैं, तो आपको मालूम होगा, लकड़ी के 2 तख्तों के बीच गीली मिट्टी भरी जाती है और फिर उसे डंडों से कूटा जाता है या वुडन ब्लॉक से, जब तक कि वो पत्थर जैसी सख्त ना हो जाए, उसका मॉइस्चर बिल्कुल जीरो के पास ना पहुंच जाए। ऐसे एक एक लेयर बढ़ती जाती है और परत दर परत एक लंबी और ऊंची दीवार बन जाती है। मिट्टी की मेड़ भी आप कह लीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी दीवार जैसी होती है। ये दीवार जो चीन की दीवार बनी, आज वाली पत्थर की दीवार से भी बहुत नॉर्थ में थी, यानी दुश्मन के और करीब, और पूरी तरह से दीवार भी नहीं थी। हर जगह इसे बनाया नहीं गया था। जहां उनको पहाड़ मिलता था या खाई मिलती थी, ऊंची चट्टान मिलती थी, वहां नेचर को ही दीवार मान लिया गया था, और बीच में जो गैप्स उनको मिलते थे, जहां से उनको लगता था कोई आ सकता है, वहां वो मिट्टी की दीवार बनाते थे। अब इस दीवार को बनाने का काम आसान नहीं था। चीन के दूर दराज इलाकों से लाखों लोगों को पकड़कर उत्तर की तरफ उन वीरान बर्फीली जगहों पर ले जाया गया, फोर्स लेबर, जहां सर्दियों में तापमान 0 से बहुत नीचे चला जाता था। ना यहाँ ढंग का खाना था, ना कपड़े थे, ना दवा थी। दिन रात बस मिट्टी ढोना, पत्थर ढोना और कुटाई। मिट्टी की कुटाई, आपको ब्लॉक से कूटना है मिट्टी को। जो थक कर गिर गया वही मर गया। कहते हैं कि कितने ही मजदूरों की हड्डियां उसी दीवार के नीचे उसी मिट्टी में दब गईं। इसी वजह से चीन में इस दीवार के लिए एक डरावना नाम मशहूर हुआ, सबसे लंबा कब्रिस्तान।
और इसी दर्द से एक किस्सा भी निकलता है जो 2000 साल से चीन के घर घर में सुनाया जाता है। एक औरत का किस्सा जिसका नाम कहानियों में मैंग जियांगनू बताया जाता है। कहते हैं कि इस औरत की शादी कुछ ही वक्त पहले हुई थी कि सम्राट के सिपाही उसके आदमी को पकड़कर दीवार बनाने के लिए नॉर्थ की तरफ ले गए। उसको कॉन्स्क्रिप्ट कर लिया गया था कि भाई तेरे पति को जाना पड़ेगा दीवार बनाने। नई नई शादी थी, पहले हफ्ते बीते, फिर महीने बीते, साल भी बीत गए, खबर नहीं आई। सर्दी आई तो परेशान हो जाती है कि पति ठंड में कैसे सामना करता होगा। जब बहुत परेशान हो गई कि पति आता ही नहीं है, तो उसने गर्म कपड़े बांधे और अकेले पैदल रास्ते पर निकली उसी समंदर किनारे वाले छोर की तरफ जहां उसके पति को भेजा गया था दीवार बनाने। महीनों चलने के बाद जब वो आखिरकार दीवार तक पहुंची, तब उसे पता चला कि उसका पति तो कब का ठंड और थकान से मर गया और उसका शरीर बाकी हजारों मजदूरों की जगह उसी दीवार में कहीं दफन है। तो वहीं बैठकर रोने लगी। कहानी कहती है कि उसका रोना इतना गहरा था कि दीवार का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और नीचे से उसके पति की और उसके साथ साथ सैकड़ों दूसरे मजदूरों की हड्डियां निकल कर आईं। उसने उन हड्डियों को पर इकट्ठा किया, उन्हें दफनाया और फिर खुद को समंदर में डुबो दिया, अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब ये किस्सा सच में हुआ था या नहीं हुआ था, ये बहस बेमानी है। इस किस्से की ताकत इसकी सच्चाई में नहीं, इसकी ताकत इस बात में है कि आम चीनी लोगों को ये दीवार किस तरह याद रही। महान गौरव की तरह नहीं, एक ऐसी चीज की तरह जिसने उनके अपने लोगों को निगल लिया था। सबसे दिलचस्प बात यह कि पूरी दीवार, ये लाखों जाने, ये सब इसलिए था कि सम्राट की सल्तनत हमेशा के लिए महफूज रहे, 10,000 पीढ़ियां चले। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इतना भारी टैक्स, जबरन मजदूरी, जुल्म, ये सब हुआ तो खुद सम्राट की अपनी जनता उससे नफरत करने लगी। पहले सम्राट की मौत हुई और उसके सिर्फ 4 साल के अंदर पूरी सल्तनत भरभरा कर गिर गई। हमलावर की वजह से नहीं हुआ था जिसके लिए दीवार बना रहे थे, बल्कि खुद उन्हीं लोगों की बगावत से ऐसा हुआ था जिन्होंने ये दीवार बनाई थी। 206 ईसा पूर्व में किनवंश पूरी तरह खत्म हो गया, यानी उस 10,000 पीढ़ियों वाली सल्तनत की असली उम्र सिर्फ 15 रही। यानी पहला ही सबक इतिहास ने यहां दे दिया था। दीवार बाहर के दुश्मनों को उतना नहीं डराती जितना उसे बनाने का बोझ अंदर के अपने ही लोगों को तोड़ता है। लेकिन इंसान इतनी जल्दी सबक सीखता नहीं है। पहले सम्राट के बाद के 1600 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। कोई राजवंश आता, उत्तर के हमलावरों से बनकर नई दीवारें ही बनवाता। फिर वो राजवंश खत्म होता, दीवार टूटती, मिट्टी में मिलती। अगला राजवंश आता, वो भी दीवार बनाता। कभी इस पूरी सोच को ही बेकार मानकर छोड़ देता। दीवारें इस तरह बनती, गिरती, भुलाई जाती रहीं। कई दीवारें आती रहीं। अब इस पूरे दौर में एक बात बार बार साबित हो रही थी कि कोई भी दीवार, चाहे कितनी लंबी हो, ऊंची हो, अगर दुश्मन एक पक्का रिजॉल्व रखे तो दीवार उसको नहीं रोक सकती। हमलावर या तो दीवार में कोई कमजोर जगह ढूंढ लेते, या पहरेदारों को ही रिश्वत देकर दरवाजा खुलवा लेते, या फिर दीवार के किसी टूटे हिस्से से अंदर घुस आते। इसका सबसे बड़ा सबूत आज से करीब 800 साल पहले मिला। उत्तर के उन्हीं घास के मैदानों से एक नई ताकत उठी। वही घुड़सवार खाना बदोश, लेकिन इस बार वो एक नेता के नीचे एक शक्ति बन गए थे। इस नेता को दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। 1211 से 1234 के बीच चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों ने उत्तरी चीन पर कब्जा किया और 1279 तक उनके पोते कुबलई खान ने पूरे चीन को जीत लिया। पहली बार किसी ने पूरे चीन पर एक बाहरी के तौर पर राज किया और ये राज 90 साल चला। इस 90 साल ने चीन के लोगों के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ा कि वो जो बाहरी लोग थे, जिन्हें वो अपने से कमतर मानते थे, अब उनके मालिक बन गए थे। ये एक ऐसी चोट थी जिसे चीन भूल नहीं पाया। 1368 में एक साधारण किसान घराने से निकले नेता ने मंगोलों को फिर उखाड़ फेंका और एक नया चीनी राजवंश खड़ा किया। लेकिन उस 90 साल की जिल्लत का डर कभी भी चीनियों के दिल से नहीं गया और यही डर आगे चलकर उस पत्थर वाली ग्रेट वॉल को जन्म देगा। वही दीवार जो आज दुनिया देखने जाती है, वही दीवार जो 1644 में एक दरवाजे पर आकर नाकाम होगी। जिस नए चीनी राजवंश ने मंगोलों को उखाड़कर सत्ता वापस अपने हाथ में ली थी, उसे इतिहास में मिंग डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। और शुरू में राजवंश दीवारों के भरोसे बिल्कुल नहीं था। शुरुआती मिंग बादशाह बड़े ताकतवर थे और उनकी फौज मजबूत थी। वो दीवार के पीछे नहीं छिपते थे, बल्कि खुद उत्तर के मैदानों में जाकर घुड़सवार हमलावरों से वो लड़ते थे। एक दो बार तो उनकी सेना उन खाना बदोशों की राजधानी के करीब भी गई। यानी इस वक्त चीन के पास वो ताकत थी कि वो दुश्मन को उसी के मैदान में, उसी के खेल में हरा सकता था। ऐसे में लंबी दीवार की जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन फिर एक घटना हुई
जो फिर सब कुछ बदलती है। आज से करीब 600 साल पहले की बात है, 14th सेंचुरी। मिंग वंश के एक नौजवान बादशाह के मन में आया कि क्यों ना खुद अपनी अगुवाई में एक बड़ी फौज लेकर उत्तर के घुड़सवारों को सबक सिखाएं। पुरखों ने भी किया था तो इसने भी सोचा। ये एक भयानक भूल साबित हुई। उनकी फौज को बुरी तरह घेर लिया गया, हजारों सिपाही मारे गए और सबसे बड़ी जिल्लत यह कि खुद बादशाह को जिंदा पकड़ लिया गया। चीन का सम्राट कुछ खानाबदोशों की कैद में आ गया। अब ये सिर्फ एक हार नहीं थी, एक मनोवैज्ञानिक चोट थी, एक साइकोलॉजिकल डिफीट जिससे मिंग्स कभी पूरी तरह नहीं उभरे। उस दिन के बाद चीन की फौज ने खुद पर से भरोसा खो दिया। अब वो मैदान में जाकर उन घुड़सवारों से लड़ने की हिम्मत नहीं रखती थी। तो मिंग दरबार के सामने एक बड़ा सिंपल सवाल था, अगर मैदान में नहीं जीत सकते तो उत्तर के इस खतरे से कैसे निपटें। अब इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मौजूद था, वही जो मंगोल खुद आकर आजमा चुके थे। उन्होंने क्या किया, उत्तर के घुड़सवारों से उन्होंने ट्रेड किया। उन्हें वो चीजें बेची और दी जिनकी उनको जरूरत थी, यानी अनाज, कपड़ा, चाय। बदले में सरहद पर उन्होंने अमन खरीद लिया। कैसे कि आपको सामान मिलता जाएगा, आप रेड्स करना बंद कर दो, उसके लिए कुछ पेमेंट भी दो। तो ये लड़ने से तो सस्ता है और कहीं ज्यादा कारगर भी था। हमने कहा इसको प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी, दिमाग का इस्तेमाल। लेकिन जो मिंग दरबार था उन्होंने इस सोच को अपनाया नहीं और इसकी वजह मिलिट्री नहीं थी, कल्चरल थी। आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, इसका उदय भी चीन में हुआ है ना। जिन देशों ने ब्यूरोक्रेसी को जन्म दिया उनमें चीन का नाम आगे लिया जाता है। तो वहां के जो कोर्ट में अफसर होते थे खूब पढ़े लिखे होते थे, बड़ी परीक्षाएं पास करके आते थे। तो जैसा भारत में आईएएस अफसरों का रौब होता है, तो इतना पढ़ा लिखा और क्वालिफाइड अगर अफसर होगा तो वो जो घुड़सवार बर्बर हैं उनको अपने से नीचे मानेगा। उनके लिए इन बर्बरों के साथ बैठकर बराबरी से बात करना, सौदा करना, पैसा या सम्मान देना चीनी सभ्यता की और खुद की तौहीन थी। ईगो आड़े आ गया। नतीजा यह हुआ कि दरबार में जो भी इन रेडिंग फोर्सेस के साथ में ट्रेड की बात करता, समझौते की बात करता, उसको ये लोग कहते गद्दार। आर्थर बॉल्डविन अपनी किताब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फ्रॉम हिस्ट्री टू मिथ में लिखते हैं कि इसी सांस्कृतिक अकड़ ने पीढ़ी दर पीढ़ी समझौते की हर कोशिश को नाकाम किया और इसका सीधा अंजाम ये निकला कि उत्तर के घुड़सवारों के पास अपनी जरूरत का सामान पाने का एक ही रास्ता बचा। क्या? रेड्स। व्यापार के दरवाजे बंद थे तो ये हमला करते थे, यानी मिंग की जो जिद थी उसने उल्टा हमलों को बढ़ाया। अंत में जो पुरखे करते थे वही इन्होंने भी किया, दीवार खड़ी करो, पूरी दुनिया को बाहर रखो। मिंग वंश ने दीवार बनाना शुरू किया। पहले मिट्टी की दीवार उत्तर के उस इलाके में जहां घुड़सवार अब बस चुके थे, और जब वहां भी हालत काबू में नहीं आया तो काम और उन्होंने स्कोप उसका वाइड किया। इस बीच एक घटना ने जो रही सही कसर थी उसको भी पूरा कर दिया। क्या हुआ था? एक बार उत्तर के घुड़सवारों की एक हमलावर टुकड़ी बिना किसी खास रुकावट के सीधे बीजिंग के दरवाजों तक आ पहुंची, कैपिटल जहां बादशाह खुद बैठता था। इसने साबित किया कि मिंग की फौज अब किसी लायक नहीं थी। खुले मैदान में लड़ने का तो सवाल इन पे बचा ही नहीं। तो इस जिल्लत के बाद दीवार बनाने का काम अपने चरम पर पहुंचता है और यहीं 16वीं सदी के आखिरी हिस्से में वो दीवार बनती है जो आज आप देखते हैं। अब जब समय बदल गया है, ज्यादा डर महसूस हो रहा है, तो मिट्टी की जगह पत्थर और ईंटें लेती हैं। ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनते हैं, बैटलमेंट्स बनते हैं ताकि उसमें से हमला किया जा सके। छिप कर तीर चलाने के लिए दीवार में जगह बनाई जाती हैं जिनको लूप होल्स आप कहते हो। लेकिन दीवार सिर्फ पत्थर से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए आपको पहरा देना पड़ता है, पेट्रोल करना पड़ता है, सिपाही चाहिए। और यहाँ मिंग की दीवार का सबसे कमजोर हिस्सा आपके सामने आता है। वो ईंट नहीं थे, पत्थर नहीं थे, इंजीनियरिंग नहीं थे, खुद पहरेदार थे। जरा सोचिए उन सिपाहियों की लाइफ कैसी रही होगी जिन्हें इस दीवार के लिए दूर दराज जो बुर्ज बने हुए वहां तैनात किया गया। और चाइना के नॉर्थ में है, भयानक ठंड है, तापमान 0 से बहुत नीचे जाता है, ढंग का खाना नहीं है, पूरे कपड़े नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि सालों साल तक के जो वर्दी है वो इशू नहीं होती थी, और जब इशू होती भी थी तो फटे पुराने और छोटे कपड़े मिलते थे। भूख और ठंड से मरना बहुत आम था। जूलिया लबेल अपनी किताब में एक सरकारी रिपोर्ट का जिक्र करती हैं जिसके मुताबिक दक्षिण से लाए गए कुछ सिपाहियों की एक टुकड़ी में 80 से 90% सिपाही अपनी तैनाती के दौरान ही ठंड से मर गए। और इस तकलीफ की सबसे बड़ी वजह दुश्मन नहीं, खुद उनके अफसर थे। मिंग डायनेस्टी में भी भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था, क्योंकि आप देखिए, आप एज की बात कर रहे हैं एम्पायर की, इतने भ्रष्ट वहां पे अफसर थे कि आम सिपाहियों की तनख्वाह अपने जेब में रखते थे। कुछ अफसर पैसे लेकर सिपाहियों को छुट्टी बेचते थे कि
छुट्टी अगर जाना है तो पैसा दे पहले। जिनके पास पैसा नहीं था वो या तो वहीं घुटते रहते या भाग जाते, डिजर्ट। दीवार पर सिर्फ वही बचते थे जो भागने के भी लायक नहीं थे। अब ऐसे भूखे, ठंड से ठिठुरते, अपनी ही सरकार से नाराज सिपाही उस दीवार की रखवाली कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? हालत ये थी कि जब उत्तर के घुड़सवार दीवार पार करते, कई पहरेदार खतरे की घंटी भी नहीं बजाते, आंख चुरा लेते, चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगते कि हमने देखा ही नहीं क्या हुआ। कुछ घुड़सवारों को अपने पैसों से रिश्वत देते कि भाई हमारे हिस्से से हमला मत करना। कई पहरेदार खुलेआम उन्हीं हमलावरों के साथ ही उनके भेदिए भी बन गए कि कुछ नहीं तो वहां से कुछ पैसा मिले। अब सारे टुकड़े अपनी जगह पर आ गए हैं। एक नई दीवार है जो एक हार और एक अहंकार से पैदा हुई। उस पर बैठे ऐसे पहरेदार हैं जिनके पास न खाना था, न हिम्मत, न वफादारी थी। एक सल्तनत है जिसे भ्रष्टाचार की दीमक अंदर से खोखला कर चुकी थी। तो ऐसे में सिर्फ एक चिंगारी की देर थी और 1644 में उसी समंदर किनारे वाले दरवाजे पर जहां से हमने कहानी शुरू की थी, वो चिंगारी भड़कने वाली थी। उस वक्त चीन तीन तरफ से मुश्किल में था। एक तरफ था एक बागी नेता जिसका नाम था ली जीचेंग। जवानी में चरवाहा था, फिर डाकिया बना, और जब सरकार ने पैसों की तंगी में डाक विभाग को बंद किया तो बेरोजगार हो गया, तो बागी हो गया। 1630 के दशक से वो उत्तरी चीन में लूटमार कर रहा था और उसका नारा सीधा था कि भारी टैक्स और जुल्म से आजादी। जहां से गुजरता भूखे और टूटे हुए लोग उसके साथ हो जाते, तो ऐसे उसकी फौज बहुत बड़ी हुई। 1644 की शुरुआत तक उसके पास 10 लाख से ज्यादा की फौज थी और उसने खुद को एक नए राजवंश का बादशाह घोषित किया। क्या किया फिर उसने? नया राजा क्या करता है? कैपिटल की तरफ जाता है, तो सीधे बीजिंग की तरफ गया। और दूसरी तरफ उत्तर में सदियों से इंतजार करते वो मांचू घुड़सवार भी थे जो अब एक मजबूत फौज में ढल चुके थे और चीन को जीतने का मौका ताक रहे थे कि एक बार घुसेंगे, इनको सबक सिखाते। इनके बीच में, दो पार्टों के बीच में है मिंग सल्तनत जो पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी, हमने आपको बताया। खजाना खाली था। जूलिया लवल अपनी किताब द ग्रेट वॉल में लिखती हैं कि उस साल एक सरकारी ऑडिट में पूरे शाही खजाने में सिर्फ 4200 तोले चांदी मिली, जबकि उसी वक्त सरकार पर फौज की तनख्वाह में करोड़ों तोले का कर्ज चढ़ा हुआ था। जो चाइनीज डॉक्यूमेंट्स थे, चाइना में पेपर बड़ी जल्दी आ गया था, तो उनके पास में बहुत आर्काइव बरामद होते हैं। तो कागजों पर 7 लाख सिपाही लिखे थे कि बीजिंग की सुरक्षा में है, लेकिन जमीन पर उनमें से 10 से 20% भी नहीं थे, और जो भी थे वो महीनों से भूखे थे, बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। अप्रैल 1644 में ली जिचेंग की फौज अंततः राजधानी पर टूट पड़ती है और एक के बाद एक दरवाजा बिना लड़े ही खुलता जाता है। कहीं पहरेदारों ने बगावत कर दी, कहीं उन्होंने चुपचाप दरवाजे खोल दिए। वो भव्य दीवार जो पहाड़ों पर लहराती थी, बेबस होकर देखती रही जब उसके अपने दरवाजे दुश्मन के लिए खुलते रहे। अब राजधानी का पतन होने से ठीक पहले मिंग का जो आखिरी बादशाह था, आधी रात को नशे में डूबा, राजमहल के पिछले दरवाजे से निकला और थोड़ी दूर एक छोटे से टीले पर चढ़ा और वहीं एक छोटे से पवेलियन में उसने अपनी जान दे दी। 3 दिन बाद उसका शव मिला और उसके हाथ से लिखी एक छोटी सी चिट्ठी बरामद हुई जिसमें बस 2 शब्द थे, स्वर्ग का पुत्र। यही राजा की उपाधि और यही उसका आखिरी पैगाम। 250 साल पुरानी एक सल्तनत उस रात एक टीले पर खत्म हो गई। अब पूरे उत्तरी चीन में एक ही बड़ी फौज बची थी जो अब भी मिंग की वफादार थी, वही जो समंदर के किनारे वाले दरवाजे पर तैनात थी, उस 32 साल के कमांडर वू सानगुई के नीचे। राजधानी गिर चुकी है, बादशाह मर गया है, अब वो अकेले हैं। 40,000 सिपाही उनके पास हैं। सानगुई के पास 3 रास्ते थे और तीनों ही बहुत मुश्किल थे। एक, बागियों के साथ हो जाएं, दूसरा उत्तर के घुड़सवारों के साथ हो जाएं, उनको ही बुला लें, या तीसरा अकेले दोनों से लड़ें और मारे जाएं। जो बागी नेता थे, जो बागी फौज जिसने बीजिंग पर कब्जा किया था, वो जानते थे कि सानगुई ही आखिरी फौज है, वही असली कांटा बाकी है, तो उसने वू को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। वू के पिता को, जो उसकी कैद में थे, इस्तेमाल किया। क्या किया? वू के पास उनके पिता के नाम से फिर एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें सोने चांदी और बड़े ओहदे का लालच था, और साथ में एक ये हिंट भी थी कि अगर बात नहीं मानते हो तो तुम्हारे पिता की जान हम ले लेंगे। कहानी कहती कि वो इस सौदे के लिए ऑलमोस्ट रेडी थे, बीजिंग की तरफ जा भी रहे थे, हाथ मिलाने वाले थे बागियों से, लेकिन रास्ते में खबर मिली जिसने सब कुछ पलट दिया। खबर ये थी कि बागियों ने राजधानी में उनके पूरे खानदान का कत्ल कर दिया और उनके पिता का कटा हुआ सिर शहर की दीवार पर टंगा हुआ था। यहाँ एक मशहूर रूमानी किस्सा भी जोड़ा जाता है कि असली वजह ये थी कि वो की खूबसूरत महबूबा थी जिससे बागियों ने छीन लिया था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये बात बाद के कहानीकारों की गढ़ी हुई है
ताकि वो को एक बेकाबू और जज्बाती आशिक की तरह पोर्ट्रे किया जा सके। भरोसेमंद वजह यही मानी जाती है कि परिवार के कत्ल की खबर सुनी तो फिर फैसला पलटा। जो भी असली वजह रही हो, वो सांगोई का दिल बदला और अब बागी से समझौते का कोई रास्ता बचा नहीं था। लेकिन एक दिक्कत है, अकेले लड़ भी नहीं सकते, बीजिंग उनके पास है। बागियों की फौज बहुत बड़ी भी थी, तो वो ने वो फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हुआ। उन्होंने उत्तर के उन्हीं घुड़सवारों को संदेश भेजा जिनसे वो बचाने के लिए वहां पे तैनात थे कि आओ मेरी मदद करो और बदले में जो लूट का माल होगा वो तुम्हारा होगा। तो इस तरह उस दीवार का सबसे मजबूत दरवाजा, जिसे बंद रखना वो की पूरी जिंदगी का इकलौता काम था, अंदर से खोला गया उस दुश्मन के लिए जिसके खिलाफ ये दीवार 2000 साल से बनती आई थी। लड़ाई हुई, एक रेतीले तूफान के बीच हुई। बागी फौज को पहली बार उत्तर के घुड़सवारों के मुंडे हुए माथे चमकते दिखे और उसके हौसले पस्त हो गए, तो भाग खड़े हुए। वो सांगुई जीते, लेकिन ये उनकी जीत नहीं थी, क्योंकि उत्तर के वो माचो घुड़सवार सिर्फ मदद करने नहीं आए थे, वो राज करने आए थे। माचू यानी मंचूरिया के वो लोग जो पिछले 30-40 साल से मिंग की सरहद पर एक एक किले को तोड़ते हुए, एक एक जनरल को अपनी तरफ मिलाते हुए धीरे धीरे ताकतवर होते आए थे। उनके नेता दोरगोन ने वू सानवी की चिट्ठी मिलते ही फौज कूच का हुक्म दे दिया था और उन्होंने ली जिचेंग को खदेड़ा, राजधानी में दाखिल हुए और उस खाली पड़े तख्त पर खुद बैठे। जून 1644 में बीजिंग में एक नए राजवंश का फिर ऐलान होता है, जिसे किंग कहते हैं। ये किंग राजवंश आगे जाकर 1912 तक यानी करीब 250 साल तक चीन पर राज करेगा। जैसे ही मांचुओं के इस किंग राजवंश ने पूरे चीन पर राज कायम किया, दीवार का पूरा मतलब खत्म हो गया। ये दीवार उत्तर और दक्षिण को बांटने के लिए बनी थी और माचो घुड़सवारों को चीनी किसानों से अलग रखने के लिए बनी थी। लेकिन अब दोनों तरफ एक ही राजवंश का राज था। दीवार के अंदर भी यही, बाहर भी वही। ऐसे में जिस लकीर को बचाने के लिए लाखों लोग मरे, वो एक बेमतलब डिफेंस बनकर रह गई। पैसे की बर्बादी, लोगों के जीवन की बर्बादी। अगले कुछ 100 साल तक दीवार वहीं खड़ी रही, नजरअंदाज हुई, कभी टूटी, धीरे धीरे मिट्टी में मिलती रही। गांव वाले उसकी ईंटें निकालकर अपने घर बनाने लगे, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। दुनिया का सबसे लंबा, सबसे महंगा, सबसे भुला दिया गया स्मारक बन गई दीवार। तो फिर ये कैसे हुआ कि एक भुला दी गई नाकाम दीवार चीन की सबसे बड़ी पहचान है आज? इसका जवाब बीते 100-125 सालों में आपको मिलेगा। क्या हुआ था? 20वीं सदी में चीन ने बहुत बुरा दौर देखा। विदेशी ताकतें आई, गृह युद्ध हुआ, अकाल, भयानक गरीबी, जापान का हमला होता है, सब कुछ। तो एक जमाने का जो बड़ा महान देश था, वो टूटा हुआ और बिखरा हुआ बेइज्जत देश बन जाता है। ऐसे मुश्किल वक्त में हर देश को एक चीज की जरूरत होती है, कोई एक ऐसा सिंबल जो लोगों से कहे कि देखो हम भी कभी महान थे, फिर से महान हो सकते हैं। और चीन को वो प्रतीक मिला उसकी उस पुरानी दीवार में। 1935 में जब चीन के मशहूर कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग अपनी छोटी सी फौज के साथ देश के एक कोने में सिमटे थे, उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइन कही जो आगे चलकर बड़ी पॉपुलर हुई। उन्होंने कहा, ही हु हैज नॉट क्लाइम्ब द ग्रेट वॉल इज नॉट अ ट्रू मैन। मैंड्रिन में कहा था, हमने अंग्रेजी में बताया कि जो इंसान इस महान दीवार पर चढ़ा नहीं, वो सच्चा मर्द नहीं। इस एक लाइन ने दीवार को संघर्ष और जीत का प्रतीक बनाया और फिर दुनिया भी इसमें शामिल हुई। 1972 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर गए, पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुई, उन्हें भी दीवार दिखाने ले जाया गया और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये एक महान दीवार है और इसे जरूर एक महान कौम ने ही बनाया होगा। ये बात पूरी दुनिया में छपी और धीरे धीरे एक नाकाम सैनिक ढांचा इंसानी हौसले और महानता की निशानी में बदल गया। वक्त के साथ इसे लेकर एक और मिथ डेवलप हुआ कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से दिखती है। अब ये बात कम सुनी जाती है क्योंकि गूगल मैप्स आ गया, लेकिन साल 2000 तक चीन के लोग इस पर बड़ा गर्व करते थे, जबकि ये एक झूठ था। 1932 में अमेरिका के कार्टूनिस्ट रॉबर्ट रिप्ले ने अपने मशहूर कॉलम रिप्लीज बिलीव इट और नॉट में एक दावा छापा था कि चीन की दीवार इकलौती ऐसी इंसानी चीज है जो चांद से नंगी आंखों से दिखती है। ये दावा उन्होंने बिना किसी सबूत के किया था, बस अंदाजे से, लेकिन छप गया और एक बार छप गया तो दुनिया भर में फैला भी। चीन की स्कूली किताबों तक में से छापा गया, लेकिन दशकों बाद जब असली अंतरिक्ष यात्री ऊपर गए तो एक एक करके सब ने यही कहा कि दीवार नहीं दिखती। सबसे शर्मिंदगी भरा लम्हा चीन के लिए अक्टूबर 2003 में आया। यांग लिवेई चीन के पहले अंतरिक्ष यात्री बने जो अपने यान में धरती के 14 चक्कर लगाकर वापस आए। पूरे देश को उम्मीद थी कि वो कहेंगे कि हाँ दीवार दिखती, लेकिन उन्होंने सीधे कहा धरती बड़ी सुंदर है लेकिन हमारी दीवार मुझे नहीं दिखी। तब चीन के शिक्षा मंत्रालय को चुपचाप ये जो फैक्ट था
स्कूली किताबों से हटाना पड़ा। इनफैक्ट बहुत ही कम इंसानी चीज़ें दिख पाती हैं अंतरिक्ष से। जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो राजस्थान के करीब से निकलती है, वहाँ दोनों तरफ डिज़र्ट है। कभी-कभी उसका कुछ हिस्सा नज़र आता है, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ फ्लड लाइट जलाता है हिंदुस्तान रात के वक़्त। वो भी उस ऑल्टीट्यूड से कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। खैर, दीवार की कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो यही है कि चीन की जो महान दीवार जिसे कहा जाता है, वो असल में एक नाकाम चीज़ थी। इतना ही नहीं, बिना पहरेदारों के कोई परमानेंट डिफेंस काम नहीं करता। ये बात बार-बार साबित हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर का आप एग्जांपल लीजिए, फ्रांस की मेजोनो लाइन भी काम नहीं आई और जर्मनी की सिगफ्रीड लाइन भी काम नहीं, यानी अलाइज का भी नुकसान हुआ दीवार बना के, और जो एक्सिस पावर्स थी उनकी दीवार भी काम नहीं आई। जो सिगफ्रीड लाइन बनाई थी जर्मनी ने, उसको तो नाज़ी जर्मनी के ही जनरल्स ने जोक कहा था, पैसे की बर्बादी कहा था। और जब अमेरिकी फ़ौज आई और उसने सिगफ्रीड लाइन के जो ड्रैगन टीथ थे, वो जो छोटे-छोटे पिरामिड जिन्हों टैंक्स को रोकने के लिए बनाए गए थे, उनके ऊपर बस मिट्टी के ढेर लगाकर उनको पार कर लिया गया। तो जनरल पैटन ने देख के कहा कि फिक्स्ड फोर्टिफिकेशंस आर मॉन्यूमेंट्स टू द स्टुपिडिटी ऑफ मैन। कुल जमा बात ये कि दीवारों और डिफेंसिव लाइन से सुरक्षा की अपेक्षा करना बेवकूफ़ी है। इस हिस्ट्री के बावजूद दीवारें बननी बंद नहीं हुई। ये सिर्फ एक दीवार की कहानी नहीं है, ये उस बुनियादी सवाल की कहानी है जिससे हर देश, हर समाज किसी न किसी रूप में जूझ रहा है कि जो बाहर हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। उनके लिए दरवाजे खोले जाएँ तो कब खोले जाएँ, उनसे रिश्ता क्या रहे, व्यापार किया जाए या नहीं किया जाए, या डर कर एक दीवार, एक फेंस खड़ी कर ली जाए और सब कुछ बाहर बंद कर दिया जाए। आज की दुनिया में चीन ने अपने इंटरनेट से चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर रखी है जिसे लोग मजाक में ग्रेट फायर वॉल कहते हैं, ताकि बाहर की जानकारी अंदर ना आ सके, अंदर की जानकारी भी सुलभ होकर बाहर न जा सके। पत्थर बदल गए हैं लेकिन चीन की सोच अब भी वही है। इसी जानकारी के साथ अलिफ लैला के शानदार एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और रवि सुमन और उनकी टीम ने प्रोड्यूस किया है, और वीडियो की रिकॉर्डिंग की है सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव।